नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्यकाल में ही हमारे देश में पराधीनता का आगमन हुआ था। तुर्क शासकों ने परम बर्बरता, परम छल कपट, विच्छेद युद्ध प्रणाली और आक्रामक युद्ध प्रणाली के द्वारा विजय हासिल की थी। हमारी संस्कृति में वैचारिक स्वतंत्रता थी। हमारे देश की भूमि बहुत उपजाऊ थी। हमारे देश में अहिंसा परमो धर्म की भावना थी। ये सारे विचार तुर्क आक्रमणकारियों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हुए। पिछले 50 सालों से इतिहास को एक विकृत तरीके से पढ़ाया गया था। प्राचीन भारत के इतिहास को भी विकृत तरीके से पढ़ाया गया था। आर्य आक्रमणकारी थे, इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया गया था। आर्यों को विदेशी सिद्ध किया गया। आर्य संस्कृति जातिवादी थी, इस बात को भी खूब उछाला गया। आम आदमी को इतिहास बोध नहीं होता। आम आदमी सिर्फ आज को महत्व देता है। भूतकाल में क्या हुआ उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी देश के इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम जान सकते हैं कि आज का भारत कैसा है और उसकी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। इतिहास के अध्ययन से हमें बहुत फायदा हो सकता है। भूतकाल में जो गलतियां हुई थी, उनसे सबक लेकर हम भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, ये बात अब सिद्ध हो गई है। आर्य संस्कृति जातिवादी नहीं थी, ये बात भी सिद्ध हो गई है। आर्य संस्कृति बहुत ही वैज्ञानिक थी, ये बात भी सिद्ध हो गई है। अगर सरकार वैदिक संस्कृति पर अनुसंधान करवाती तो बहुत सी श्रेष्ठ बातें हमें पता चलती, पर सरकार ने वैदिक संस्कृति पर कोई अनुसंधान नहीं करवाया। इसका नतीजा ये निकला, ज़्यादातर लोग वैदिक ज्ञान से वंचित हो गए। आज भारत में के ज़्यादातर लोग गरीबी से पीड़ित हैं। इस गरीबी को सरकार ने ही फैलाया है। गरीब आदमी की कोई संस्कृति नहीं होती, उसी व्यक्ति की संस्कृति होती है जिसका पेट भरा होता है। आज सरकार की विनाशकारी नीतियों से भारतीय समाज में अनेक विकृतियां फैल चुकी हैं। प्राचीन भारत में 2 महत्वपूर्ण विचारधाराओं का उदय हुआ था, वो थी जैन और बौद्ध विचारधारा। इस विचारधारा ने मनुष्य को श्रेष्ठ मूल्य दिए, पर इन विचारधाराओं में एक बहुत बड़ा दोष था, अहिंसा परमो धर्म। इस भावना ने समाज में परम कायरता फैला दी थी। तुर्क आक्रमणकारियों को इस विचारधारा से बहुत फायदा हुआ था। आर्य संस्कृति युद्ध के मनोविज्ञान को मानती थी, जिसका अर्थ है कि कभी भी इतने कमजोर मत बनो कोई दूसरा तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर दे। युद्ध का मनोविज्ञान बहुत ही जरूरी है। युद्ध का मनोविज्ञान के बिना समाज नष्ट हो जाता है। आज हमारे देश में 1% लोग भी वेद नहीं पढ़ते, इसलिए भारतीय समाज में हीन भावना फैल गई थी। हीन भावना से समाज में प्रतंत्रता फैल जाती है। प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी, और जबकि अन्य जगहों पर अत्यंत अमानवीय दास प्रथा थी। जो थोड़ी बहुत दास प्रथा थी उसमें उतना शोषण नहीं होता था जितना शोषण अन्य देशों में होता था। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, जबकि अन्य सभ्यताओं में स्त्री पर अनेक पाबंदियां लगी हुई थी। प्राचीन भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि अन्य सभ्यताओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। अशोककालीन भारत में तुर्कों, मुगलों, अंग्रेजों के शासकों की तुलना में बहुत ज़्यादा साक्षरता थी। प्राचीन भारत के कई विश्वविद्यालयों को शासकों ने खुलवाए थे, जहाँ पर ज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ था। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के 2 मुख्य विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की दशा उस वक्त अत्यंत खराब हो गई जब तुर्क, मुगल और अंग्रेज आ गए। प्राचीन भारत के शासक जन कल्याण पर पर्याप्त ध्यान देते थे। कृषि के विकास के लिए प्राचीन भारत के शासकों ने बहुत उत्तम व्यवस्था की थी। अरब में जब इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ तब भी वहाँ दास प्रथा खत्म नहीं हुई, बल्कि इस्लाम के आने के बाद दास प्रथा और भी विकृत रूप में फैल गई। सिर्फ भारत में ही दास प्रथा उस पैमाने पर नहीं थी जिस पैमाने पर अन्य देशों में फैली हुई थी। रोजगार को विकसित करने के लिए प्राचीन भारत के शासक बहुत महत्व देते थे।
प्राचीन भारत में साहित्य का प्रकाश पर्याप्त विकास हुआ था। वैदिक संस्कृति से जिस साहित्य को जन्म दिया, उस साहित्य ने मनुष्य को श्रेष्ठतम मूल्य दिए। वेद मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी समाज वेद से जुड़ जाता है, वह समाज परम विकास को प्राप्त कर लेता है। वेदों से कटते ही समाज अनेकों विकृतियों से घिर जाता है। वेदों में जिस अध्यात्म का वर्णन है, वह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। वैदिक ज्ञान से परम श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। वेद समाज को परम व्यवहारिक बनाता है। परम व्यवहारिक समाज कभी भी विकृतियों से घिरता नहीं है। प्राचीन भारत में प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा थी। प्राचीन भारत में उतनी सामाजिक विषमता नहीं थी जितनी सामाजिक विषमता अन्य देशों में फैली हुई थी। प्राचीन भारत में संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का पर्याप्त विकास हुआ था। प्राचीन भारत की कला अन्य देशों की कला से अलग थी। यही बात साहित्य पर भी लागू होती है। प्राचीन भारत में विज्ञान का भी बहुत विकास हुआ था। आयुर्वेद का प्राचीन भारत में बहुत विकास हुआ था। इसी तरह गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी प्राचीन भारत में बहुत विकास हुआ था। प्राचीन भारतीय साहित्य में दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिनका भारतीय समाज पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। वह था रामायण और महाभारत। आज भी इन पुस्तकों का भारतीय समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। प्राचीन भारत में जातिवाद उस विनाशकारी मात्रा में नहीं था जिस विनाशकारी मात्रा में अन्य देशों में फैला हुआ था। जातिवाद उस वक्त ज़्यादा बढ़ गया जब हमारे देश में पराधीनता का आगमन हुआ। शंकर का मायावाद देश के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस विचार ने समाज को अव्यवहारिक बना दिया था। इस विचार ने हर विकृति को परमावस्था पर पहुंचा दिया था। इस विचार ने से संत कभी भी बच नहीं पाए थे। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, नानक देव आदि कवियों ने समाज में परम श्रेष्ठता उत्पन्न की और समाज को एक श्रेष्ठतम रास्ता दिखाया। पर ये भक्त कवि मायावाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जिहाद का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया और तुर्क और मुगल शासकों का प्रभावशाली तरीके से विरोध नहीं किया। इसलिए तुर्क और मुगल शासकों ने जजिया कर के द्वारा करोड़ों लोगों को गरीबी के जाल में फंसाकर भारत विरोधी बना दिया था। इतना बड़ा धर्म परिवर्तन विश्व में कहीं भी नहीं हुआ था। सिंध, मुल्तान, पश्चिमी पंजाब, बांग्लादेश और भारत में जो जिहादी हम देखते हैं वो सब इस कर का ही परिणाम थे। भारत के ज़्यादातर लोगों ने जजिया कर के कारण जिहाद को स्वीकार किया था। कबीर ने वैदिक ज्ञान की उपेक्षा की थी। अगर कोई वेदों से जुड़ना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? वेद मनुष्य को परम श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं। कबीरदास ने वैदिक संस्कृति का विरोध करके बहुत गलत काम किया था। कबीरदास ने तुर्क सुल्तानों के परम विनाशकारी अत्याचारों का हल्का सा भी विरोध नहीं किया था। इसी तरह तुलसीदास ने भी मुगल सुल्तानों के परम विनाशकारी अत्याचारों का कोई विरोध नहीं किया था। तुलसीदास ने वैदिक ज्ञान की उपेक्षा नहीं की थी, पर वह भी मायावाद से प्रभावित थे। मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गोरी की विजय एक अद्भुत घटना थी। सिर्फ 1.5 लाख की फौज के द्वारा एक विशाल देश भारत पर आसानी से विजय कर लेना बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। उस वक्त के शासक परम अव्यवहारिक हो चुके थे और वो वैदिक संस्कृति से कट चुके थे। उनका नैतिक पतन हो चुका था, इसलिए वो तुर्क आक्रमणकारियों के सामने रेत के महल की तरह बिखर गए। मध्यकालीन भारत में साहित्य का बहुत विकास हुआ था। इस युग में बहुत ही श्रेष्ठतम साहित्य की रचना हुई। संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का भी पर्याप्त विकास हुआ था, पर कला में वैसी श्रेष्ठता नहीं आई जो प्राचीन भारतीय कलाओं में थी। इस युग में विज्ञान का भी विकास बहुत कम हुआ था। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नानक आदि संतों ने अध्यात्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था, पर ये लोग पराधीनता को नष्ट नहीं कर पाए। ये लोग यह समझ नहीं पाए तुर्क और मुगल सुल्तान भारतीय संस्कृति के शत्रु है। इस युग में शिक्षा का भी वैसा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था जैसा प्राचीन भारत में हुआ था। कृषि और उद्योग पर बहुत कम विकास हुआ था। तुर्क और मुगल शासकों ने जन कल्याण पर बहुत कम ध्यान दिया था। तुर्क और मुगल शासकों ने जिस तरह से हर गैर मुस्लिम प्रजा पर अत्याचार किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल हमें विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। मध्यकालीन भारत में दास प्रथा बढ़ गई थी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा हो गई थी। प्राचीन भारत में धार्मिक स्वतंत्रता थी, पर यह स्वतंत्रता मध्यकाल में खत्म हो गई थी। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई थी। मध्यकालीन भारत में किसानों और मजदूरों का बहुत शोषण हुआ।
इस युग में स्त्री सिर्फ भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। मध्य युग में प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में बहुत से परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने तुर्क और मुगल शासकों की तरह हर गैर मुस्लिम पर भयंकर अत्याचार नहीं किया, पर उन्होंने कृषि और रोजगार को एकदम चौपट कर दिया। शिक्षा के विकास पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि प्राचीन भारत में ध्यान दिया जाता था। अंग्रेजों के समय साहित्य का हिंदी साहित्य का और अन्य भारतीय साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। संगीत का भी काफी विकास हुआ, पर चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का बहुत कम विकास हुआ। विज्ञान का बहुत थोड़ा विकास हुआ। उद्योग धंधों को अंग्रेजों ने चौपट कर दिया था। प्रौद्योगिकी का बहुत कम विकास हुआ। कुल मिलाकर अंग्रेजों का शासन भारतीयों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। स्त्रियों की दशा उतनी खराब नहीं थी जितनी खराब तुर्क और मुगल सुल्तानों के राज्य में थी। अंग्रेजों ने अनजाने में कुछ लाभ भी भारत को दे दिए थे, जैसे रेलवे, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक प्रशासन, आधुनिक शिक्षा आदि, पर अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अंग्रेजों की राजनीति पूरी तरह से शोषण पर टिकी हुई थी। अंग्रेजों ने धार्मिक मामले में वैसा हस्तक्षेप नहीं किया जैसा हस्तक्षेप तुर्क और मुगल सुल्तानों ने किया था। गरीबी और बेरोजगारी अंग्रेजों के समय में बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेजों के भारत आने पर भारतीय साहित्य का बहुत विकास हुआ था, पर साहित्य उस ऊंचाई को नहीं छू पाया जो ऊंचाई भक्तिकालीन साहित्य में थी। स्वतंत्रता के समय जो भारत विभाजन हुआ था उसके कई कारण थे, पर सबसे बड़ा कारण कांग्रेस नेताओं की अव्यवहारिकता थी। कांग्रेस के नेताओं ने को मुस्लिम लीग को कुचल देना चाहिए था, पर कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग की चमचागिरी करनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ, मुस्लिम लीग गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। उसने पश्चिम पंजाब, सिंध, मुल्तान और पूर्वी बंगाल में दंगे भड़काए, जबकि कांग्रेस को उन दंगों को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत थोड़े से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। आज वहां उनका जीना हराम हो गया। अगर सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले जाते तो उनकी क्या हालत होती, ये हम देख सकते हैं। जब 1947 में जो दंगे हुए थे उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा दंगा था। स्वतंत्रता के बाद श्रीमान जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। श्रीमान नेहरू एक श्रेष्ठ इतिहासकार थे और एक श्रेष्ठ लेखक थे, पर इसके बावजूद वो देश का विकास नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें व्यवहारिक दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से अभाव था। ना तो उन्होंने भूमि सुधार कराया, ना ही कृषि के विकास के लिए कोई सार्थक योजना बनाई। इसका नतीजा ये हुआ, देश 1857 की अवस्था में पड़ा रहा। उन्होंने अपना सारा समय और पैसा विश्व शांति के विकास में लगा दिया, पर विश्व शांति की स्थापना नहीं हुई। विश्व शांति का महत्व तभी है जब हमारे देश में शांति हो। देश पहले है, विश्व शांति बाद में है। इसीलिए देश अनेकों विकृतियों से घिर गया था और देश का बहुत थोड़ा सा विकास हुआ। जवाहरलाल नेहरू एक श्रेष्ठ इतिहासकार और लेखक थे, पर वे युद्ध के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाए। युद्ध के बिना कोई राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने सेना का भी विकास नहीं किया। उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग श्रीमान नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। अगर श्रीमान नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता होते, आज तक भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, अशिक्षा, अज्ञानता, पिछड़ापन नहीं होता। श्रीमान नेहरू को हम आधुनिक भारत का निर्माता कैसे कह सकते हैं? उन्होंने पंचशील के नियमों को ध्रुव सत्य मान लिया। इसका नतीजा यह निकला कि चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय सेना तिनकी की तरह उड़ गई और भारत की बेहद शर्मनाक हार हुई। अंतिम समय में जवाहरलाल नेहरू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर तब तक वक्त बहुत आगे जा चुका था। जवाहरलाल नेहरू के समय देश का बहुत कम विकास हुआ था, इसलिए भारत के लोग अनेकों विकृतियों से घिर गए थे। देश में इतनी ज़्यादा समस्याएं फैल गई थी कि उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती थी। 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे थे। प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम थी। प्रति व्यक्ति आय भी उतनी नहीं थी जितनी अंग्रेजों के समय थी। अगर जवाहरलाल नेहरू भूमि सुधार करवाते, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए क्रांतिकारी कार्य करते और किसानों को बीज, सिंचाई, खाद, बाजार, वैज्ञानिक सलाह अधिक सुविधा देते तो करोड़ों लोगों का जीवन बदल जाता। और उन्होंने उद्योगों का भी ढंग से विकास नहीं किया। अगर वो उद्योगों का विकास करते तब भी
करोड़ों लोगों का जीवन बदल जाता। उन्होंने शिक्षा के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया। उन्होंने पिछड़ापन, निर्धनता, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ, ये सारी समस्या फैलती चली गई और इतनी ज़्यादा फैल गई कि सारा विकास ठप हो गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उन्होंने गरीबी का स्वाद चखा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, इसलिए वो जानते थे कि गरीबों को अपना जीवन बिताने के लिए कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने गांव-गांव में बिजली लगवाई। इससे पहले वो किसानों के लिए कुछ क्रांतिकारी कार्य करते, उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस शासनकाल में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, पर उस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत को झुकना पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी का जमाना आया। इंदिरा गांधी अपने पिता की जितनी अव्यवहारिक नहीं थी, पर उन्होंने बहुत कम विकास किया। उनके समय में 1971 में युद्ध हुआ। उस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के बाद वहां पर सैनिक शासकों की तानाशाही कायम हो गई। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार और अय्याशी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को हर तरह से भारत विरोधी बनाने का प्रयास किया। उनके प्रचार से पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग भारत विरोधी बन गए। पाकिस्तान के प्रचार से भारत के भी ज़्यादातर जिहादी लोग भारत विरोधी बन गए थे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान की संस्कृति एक ही है, इसलिए भारत पाकिस्तान के लोग भारतीय संगीत, गीत और भारतीय सिनेमा के बगैर नहीं रह सकते। संस्कृति भारत के लोगों को संस्कृति पाकिस्तान के लोगों को भारत के करीब लाती है, पर सैनिक तनिषा, मुल्ला मौलवी उन्हें भारत से दूर करने का प्रयास करते हैं। पर संस्कृति के बगैर आदमी रहेगा कैसे? अगर भारत सरकार सैनिक तानाशाह हो और धर्मांध मौलवियों को नष्ट कर दें, तब पाकिस्तान के लोगों को भारत के करीब लाया जा सकता है। क्योंकि संस्कृति एक ऐसा पुल है जो दोनों देशों को एक कर सकती है। पर भारत के नेताओं ने हमेशा पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों की विनाशकारी नीतियों की अनदेखी की है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टीकरण को खूब भड़काया। वो सोचते थे कि जिहादी कट्टरवाद जितना फैलेगा उतना ही उन्हें फायदा होगा। दीर्घकालीन प्रतंत्रता के कारण भारतीय समाज एक परम जातिवादी समाज बन गया था। लोग विकास के आधार पर वोट नहीं डालते थे, बल्कि लोग जाति के आधार पर वोट डालते थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने ढंग से भारत का विकास किया होता तो जातिवाद बहुत पहले ही नष्ट हो जाता। इसी तरह भारत की समस्त विकृतियों को सार्थक विकास से नष्ट किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने भी बहुत कम विकास किया, हालांकि उन्हें काफ़ी मौका मिला, पर उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने देश को बर्बाद ज़्यादा किया और देश का विकास बहुत कम किया। ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इनके बाद जितने भी शासक आए वो सब प्रगतिशील विचारों से भिन्न थे, इसलिए वो सब पानी की लकीर की तरह इतिहास में विलीन हो गए। कुछ लोग सोचते हैं विकास क्यों नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विकास वो लोग करते हैं जो व्यवहारिक और प्रगतिशील होते हैं। हमारे देश में अभी भी जितने भी शासक हुए हैं वो सबके सब प्रगतिशील, ना तो प्रगतिशील थे ना ही व्यवहारिक थे, इसलिए हमारे देश में बहुत कम विकास हुआ है। ऐसी व्यवस्था से क्या लाभ जिसका फायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों की खुशहाली, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग ही खुशहाल जीवन बिताए और ज़्यादातर लोग 2 वक्त की खाना भी ना खा पाए। अब तक की सारी सरकारों की सबसे बड़ी विफलता है कृषि और उद्योग का विकास न कर पाना। हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। इतनी उपजाऊ भूमि विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है। अब जिस देश के पास विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि हो, वहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी तो हो ही नहीं सकती। पर हमारे देश में हर विकृति परमावस्था में पहुँच चुकी थी। राजनीति और प्रशासन का पूर्ण रूप से अपराधीकरण हो चुका था। हमारा प्रशासन इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका था कि हम अपने प्रशासन के माध्यम से किसी भी तरह की योजना को सफल नहीं कर सकते थे। हमारे देश में परम अपराधीकरण, परम भ्रष्टाचार, परम जातिवाद, परम पिछड़ापन, परम बेरोजगारी, परम निर्धनता आदि समस्याएं फैलती चली जा रही थी। राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, पर ज़्यादातर नेताओं के पास इतना पैसा था कि उसका कोई हिसाब नहीं था। कृषि के क्षेत्र से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भारतीय कृषि बहुत पिछड़ गई थी। मनमोहन सिंह के समय गांव में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था। उस वक्त गांव विश्व का सबसे बड़ा नरक बन गया था। हमारे भ्रष्ट नेताओं ने
हमारे शासकों ने भारत देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना पाए थे। हमारे देश की खुशहाली कृषि और उद्योगों के विकास में छिपी है। सरकार को भूमिहीन किसानों को भूमि देनी चाहिए। इस योजना से करोड़ों लोगों का जीवन खुशहाल हो सकता है। सरकार को किसानों को बीज, बाजार, सुव्यवस्था, खाद पानी, बिजली, सड़क, वैज्ञानिक सलाह की सुविधा देनी चाहिए और उद्योगों का तीव्र गति से विकास करना चाहिए, क्योंकि उद्योग और कृषि के विकास से ही हमारा देश एक विकसित देश बन सकता है। ये सारी योजनाएं बहुत पहले ही लागू कर देनी चाहिए थी, पर जो लोग विकास करना ही नहीं चाहते हों वो विकास करेंगे कैसे। हमारे देश में बहुत ज़्यादा शोषण था। मजदूरों का हमारे देश में बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। जितना वेतन उन्हें मिलना चाहिए था उसकी तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। भूमि सुधार से मजदूरों का शोषण रुक जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास पर्याप्त भूमि होगी तो वो लोग कम वेतन पर काम नहीं करेंगे। इस समय हमारे देश में कुछ समय पहले हमारे देश में श्रीमान मनमोहन सिंह का राज चल रहा था। इनकी पार्टी में अपराधियों की भरमार थी। इनके जो साथी थे वो सभी के सभी अपराध, उसमें ज़्यादातर लोग अपराधी थे। अब ऐसे लोगों को साथ लेकर श्रीमान मनमोहन सिंह जी कैसे विकास कर सकते थे। पिछले 2 सालों में हमारे देश में बहुत कम विकास हुआ था, उस वक्त जब मनमोहन सिंह का राज था। इससे हम अपने देश का इस तरह हमारे देश का किसान और मजदूर, इस बात को हमारे देश का किसान और मजदूर अच्छी तरह जानता है। अब भारत को लोगों को ये तय करना है उन्हें किस प्रकार की सरकार चाहिए। 2014 के बाद भारत में एक ऐसी सरकार बनी है जो भारत को एक विकसित देश बना सकती है। कुछ ही दिनों बाद भारत एक विकसित देश बन जाना चाहिए। तब तक हमें अपने देश के लिए हर वो अच्छा कार्य करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।